क्रिकेट में आपने अल्ट्रा एज की टेक्नोलॉजी को नोटिस किया होगा। अगर कोई बॉल बैट से थोड़ा सा भी टच हो तो हार्ट इंपल्स की तरह ये हमें बताता है कि बॉल टच हुआ है या नहीं। तो स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके पीछे की रीजन को समझो। अल्ट्रा एज में सबसे अहम किरदार विकेट्स के पीछे लगी हुई माइक्रो सेंसर का होता है। लेकिन इतनी बड़ी ग्राउंड जिसमें लोगों का शोर वगुल हो, वहाँ पर एक छोटी सी बॉल की आवाज को कैसे नोटिस किया जाता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साउंड वेव्स पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल करते रहते हैं और जो भी साउंड के नजदीक होगा वो सबसे पहले उसे सुनेगा। वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी काम करता है। अगर कोई बॉल हल्का सा भी बैट के साथ टच हो तो विकेट के पीछे लगा हुआ माइक्रो सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा, चाहे इसकी फ्रीक्वेंसी लो ही क्यों ना हो। ये क्राउड की आवाज है जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें बॉल और बैट का आवाज आ जाए तो ये इंपल्स को बड़ा करता है, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि बॉल ने बैट को टच किया है और आखिर में अंपायर आउट दे ही देता है। क्रिकेट में आप सबने स्पिनर को अनबिलीवेबल डिलीवरी डालते हुए देखा होगा, लेकिन ये कमाल बॉल का होता है या पिच का? तो एक बार फिर से स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके रीजन को भी समझो। देखो, जब कोई बॉल विदाउट स्विंग पिच पर लगता है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो जरूर होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर बात स्पिनर की जाए तो बॉल डालते वक्त स्पिनर इसको उंगली से रोटेट करते हैं, जिसके बाद बॉल में रोटेशन प्रोवाइड होती है और पिच पर लगने के बाद बॉल की स्पीड भी स्लो होती है, प्लस बॉल टर्न भी काफी आता है। अगर बॉल अप स्टंप से लेग स्टंप पर टर्न आता है तो उसको अप स्पिन कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई बॉल लेग स्टंप से अप स्टंप टर्न होता है तो उसको लेग स्पिनर कहा जाता है। इसके अलावा स्पिन बॉलिंग पिच पर भी डिपेंड करता है। अगर पिच में फ्रिक्शन ज्यादा हो तो बॉल ज्यादा टर्न होगी, वही अगर फ्रिक्शन कम तो स्पिन भी कम, और साथ में जितना बॉल चलता जाएगा उतना ही इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है सीधा क्लीन बोल्ड। क्या आप कोई ऐसी खिलाड़ी का नाम बता सकते हो जो स्पिन कराने में माहिर? क्रिकेट में यॉर्कर अनप्लेएबल बॉल होता है, मगर क्यों? तो स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके पीछे की रीजन को समझो। जैसे ही कोई बॉलर बॉल को छोड़ता है तो सबसे पहले बॉल में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी भी स्पीड से बॉल आगे तक जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एयर ड्रैग उसको नीचे पुश करेगा, और जैसे ही बॉल जमीन पर लग जाएगा तो कोलिजन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और आखिरकार बॉल की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अब अगर बात यॉर्कर की जाए तो यॉर्कर बिना किसी जमीन के कांटेक्ट में आते ही सीधा क्रीज पर लगता है। एक तो यॉर्कर के एंगल इतनी लो होती है कि बैट्समैन को इसे देखकर उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और सीधा क्लीन बोल्ड। दूसरा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बैट्समैन को रिएक्ट करने के लिए उसे टाइम ही नहीं मिलता। खैर, कोई ऐसे खिलाड़ी के मन में बताओ जो यॉर्कर को बहुत अच्छा खेलता हो। क्रिकेट में अपने फील्डर को बहुत सारे मुश्किल कैच पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अगर हार्ड बॉल कैच करते हुए आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इससे आपकी उंगली भी टूट सकती है। तो स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके पीछे की रीजन को समझो। देखो, एक आम से हार्ड बॉल की वजन 160 ग्राम तक होता है और जब इतना भारी बॉल ऊपर से नीचे आता है तो इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम जनरेट होती है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर किसी बॉडी की मास ज्यादा हो तो इससे पैदा होने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर आपने बॉल कैच करने के लिए हाथ को वैसे पकड़ा तो इससे आपकी उंगली भी टूट सकती है। अगर कोई बॉल चाहे जितनी भी स्पीड में ऊपर से नीचे आए और अगर नीचे स्पंज हो तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, चाहे अगर बॉल लोहे की क्यों ना हो। सिमिलरली फील्डर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी बॉल कैच करते हुए वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, जिससे पूरी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा कुछ फील्डर कैच पकड़ने के लिए अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। उंगलियां चूंकि फ्लेक्सिबल होती है इसलिए बॉल के कांटेक्ट में आते ही वो खुद पीछे चली जाती है। पुराने जमाने में जब कोई बैट्समैन एबीडब्ल्यू या कैच आउट होता तो थर्ड अंपायर रिव्यू लेता, इसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देता जिसको हॉट स्पॉट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। तो एक बार फिर से स्क्रीन पर डबल टैप करके इसकी रीजन को भी समझो। देखो, जब भी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उन दोनों के दरमियान में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट यानी एनर्जी पैदा होती है। बिल्कुल इसी टेक्निक से फायदा उठाते हुए ग्राउंड के चारों तरफ इंफ्रारेड कैमरा लगे होते थे, जिनसे हर टाइम इंफ्रारेड वेव्स निकलते रहते थे। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर बैट बॉल से टच हो तो बॉल के टच होने से हीट प्रोड्यूस होगा जो इंफ्रारेड कैमरा में कैप्चर होगा, जिसके बाद अंपायर को पता चलता कि बॉल ने कहा और किस जगह को हिट किया है। मगर सवाल ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल है तो आज इसका इस्तेमाल क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन है। पहले, हॉट स्पॉट में 4 कैमरों की जरूरत होती है जो आम कैमरों से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, इंफ्रारेड कैमरा टोटली हीट डिपेंडेंट होती है जो सिर्फ हीट को कैप्चर करता है, लेकिन हीट तो ह्यूमन बॉडी की भी होती है, इसलिए इसमें कुछ इस तरह की इमेज बन जाता है जिसमें एज को मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। वही अल्ट्रा एज में सिर्फ एक माइक्रो सेंसर की जरूरत होती है। दूसरा, ये एक्यूरेट भी होता है, प्लस इंफ्रारेड से सस्ता भी होता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने अल्ट्रा एज को हॉट स्पॉट से रिप्लेस कर दिया है और तकरीबन पूरी दुनिया में आज अल्ट्रा एज का इस्तेमाल होता है। क्रिकेट में बॉलिंग करते हुए आप सबने रिवर्स स्विंग तो देखा ही होगा, लेकिन क्या है रिवर्स स्विंग के पीछे की रीजन? तो स्क्रीन पर डबल टैप करके इसके पीछे की सेंस को समझो। देखो, जब कोई बॉल नहीं हो तो इससे हर टाइप ऑफ स्विंग कराना आसान होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एयर फोर्स दोनों के लिए सेम होता है। जब भी बॉलर बॉल को छोड़ता है तो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए फोर्स उसको पीछे पुश करता है, और बॉल चूंकि रिवर्स रोटेट होता है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एयर ड्रैग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बॉल में चूंकि रफ और शाइनी साइड होता है इसलिए एयर फ्लो चूंकि रफ साइड की बजाय शाइनी साइड पर चली जाती है, जिसके बाद बॉल लेफ्ट साइड पर चला जाता है। इसी समझने के लिए एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आप राइट साइड को फायर करते हो तो रॉकेट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट साइड फायर करने पर राइट में। सिमिलरली बॉलर भी
इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो बॉल के एक साइड को शाइन बनाने के लिए या तो स्लेवा का इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज की, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए डायरेक्ट बॉल के ऊपर इम्बैलेंस हो जाएगी और शाइनी साइड पर ज्यादा दबाव की वजह से बॉल सीधा स्विंग हो जाएगा, जिसे हम रिवर्स स्विंग भी कहते हैं। क्या आप कोई ऐसी खिलाड़ी का नाम बता सकते हो जो रिवर्स स्विंग में मास्टर हो?